एवरीवन, सो वेलकम टू दी अनदर क्लास। तो आज के क्लास में हम देखेंगे स्नेक वेनम के बारे में। तो कल तक हमने जो बिग फोर स्नेक्स है इंडिया में उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्नेक वेनम क्या है और उसके बारे में कुछ हम देखेंगे और कुछ स्नेक्स बाइट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं स्नेक बाइट को, वो भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम देखते हैं स्नेक वेनम। तो ये क्या है स्नेक वेनम? बेसिकली ये भी 5 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी आता है। तो दिस वेनम इज अ टॉक्सिक सलाइवा सेक्रेटेड बाय मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड्स ऑफ द स्नेक्स। तो ये क्लियर या एम्बर कलर्ड रहता है और फ्लूइड है, राइट, क्लियर रहता है और एम्बर कलर्ड रहता है। और दिस इज वेरी कम्प्लेक्स पॉइजन। जो अपना वेनम है बहुत कम्प्लेक्स है। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखें, मोर देन 20 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कंसंट्रेशन वेरी होता है सीजन के हिसाब से। अगर स्नेक्स हाइबरनेट करके आए हैं तो उनका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है और वेनम बहुत खतरनाक रहता है। अगर उसने वेनम निकाल दिया है, मल्टीपल प्रेग पे यूज कर दिया है, उसके बाद बाइट है, तो वहां पे कंसंट्रेशन कम होगा और वो कम खतरनाक होगा। तो इट डिपेंड्स। एंड बाइट एट नाइट्स एंड ड्यूरिंग हाइबरनेशन आर मोर डेडली। तो रात को जो ये बाइट करते हैं वो ज्यादा डेडली रहता है, उसमें वेनम जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है। तो ड्राई वेट कंप्राइज्ड बाय कम्प्लेक्स प्रोटीन। जो वेनम में कुछ कम्प्लेक्स रहते हैं, जो सोलुबल सॉलिड कम्प्लेक्स रहते हैं, उसमें कुछ प्रोटीन रहते हैं, इंजाइम रहते हैं, इंजाइमेटिक पेप्टाइड्स रहते हैं, टॉक्सिन्स रहते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, कुछ मेटल्स रहते हैं और कुछ बायोजेनिक अमाइंस रहते हैं। जो जो इनका एक डेडली और हाईली कंसंट्रेटेड कॉम्बिनेशन है, उसी को हम वेनम बोलते हैं। दिस पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स आर वेरी लेदल इन वेनम्स। जो इसमें से पेप्टाइड और प्रोटीन्स वाले जो कंपोनेंट है वो जनरली वेनम को इतना लेदल बनाते हैं। तो इसमें जो इंजाइम है वो प्रोटीनेज, हाइड्रोलेजेज, ट्रांसअमाइनेज, हेलोरेनेडेज, कोलिनिस्टरेज, फोस्फोलाइपेज, एटीपेज, राइबोन्यूक्लियस, तो जितने भी हमारे सेलुलर कंपोनेंट है ना, उसको डिसॉल्व करने वाले जितने भी इंजाइम है वो सारे इस वेनम में देखने को मिलते हैं। और वेनम को हम 3 डिस्टिंग्विश्ड क्लास में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे न्यूरोटॉक्सिक, बेसिकली जो इलापिड फैमिली के स्नेक्स थे जैसे कोबरा एंड क्रेज, ये इसका जो पॉइजन है वो प्रिडोमिनेंटली न्यूरोटॉक्सिक रहता है। ऐसे ही हेमेटोटॉक्सिक में आता है वाइपर और वेस्कुलोटॉक्सिक्स, जितने भी है ये वाइपर्स का रहता है। और जो मायोटॉक्सिन मतलब जो मसल्स को हार्म करते हैं वो सी स्नेक्स में रहता है। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मिक्स्ड फीचर कॉमन है इनमें। अगर कोई न्यूरोटॉक्सिक रहेगा तो उसमें हेमाटोटॉक्सिक वाले सिम्टम्स भी आएंगे, मगर जो मेजोरिटी सिम्टम्स होंगे वो न्यूरोटॉक्सिक रहेंगे। ऐसे हेमोटॉक्सिक में न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स भी आएंगे, मगर जो मेजोरिटी है वो हेमोटॉक्सिक आएंगे। तो ये जो मिक्स्ड पैटर्न में देखने को मिलते हैं, मगर प्रीडोमिनेंटली कौन है ये मैटर करता है। तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम वेनमस स्नेक बाइट्स के बारे में आगे देखते थोड़ा। ये हमारे क्लिनिकल पॉइंट के लिए बहुत जरूरी है। जो अगर स्नेक वेनमस है फिर भी वहां पे बहुत सारे टाइप के बाइट होते हैं। एक तो आता है वेनमस स्नेक ने काट लिया है, उसने बाइट कर दिया है, मगर उसने वेनम नहीं इंजेक्ट किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेनमस स्नेक बाइट विदाउट इन्वेनोमेशन। तो बहुत वेनमस स्नेक है, फॉर लेट्स एग्जांपल कोबरा ने बाइट किया, मगर कोबरा ने जो अपना पॉइजन है वो इंजेक्ट नहीं किया, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? विदाउट इन्वेनोमेशन बाइट ऑफ वेनमस स्नेक बाइट। तो ये क्या होता है कि जनरली स्नेक ड्राई बाइट करता है, या फिर ये प्रोडक्टिव गियर आदमी ने पहना है, जैसे किसी ने बूट पहने हैं, है ना, या फिर सही तरीके से जूते पहने हैं, या थिक एकदम मोटे कपड़े पहने, जैकेट वैकेट पहना था, स्नेक ने बाइट किया तो अंदर तक पहुंचा नहीं, जो उसका फैंग रहता है वो पहुंचा नहीं इंजेक्ट करने के लिए। तो ऐसे में भी बाइट तो हुआ मगर इन्वेनोमेशन नहीं हुआ। या फिर स्नेक ने बाइट किया, वो टाइम पे आदमी चल रहा था, जॉग कर रहा था या रन कर रहा था, तो उतना टाइम नहीं मिला और लीकेज हो गया, वेनम स्पिल होके बाहर चले गया। तो ऐसे केसेस में भी विदाउट इन्वेनोमेशन हो सकता है। फिर इसमें जो दूसरा है वो आता है सुपरफिशियल बाइट। मतलब स्नेक ने बाइट किया और बाइट हुआ भी, मगर वो स्नेक ने इतना नहीं किया। तो ऐसा क्यों होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो स्नेक्स के यूजुअल प्रे नहीं है। आदमी को खाने के लिए या फिर ऐसा करने के लिए जनरली स्नेक्स अटैक नहीं करता है। जब स्नेक्स को खतरा लगता है ह्यूमन से, या फिर उसको कोई और रास्ता नहीं मिलता भागने के लिए, तो वो टाइम पे वो बाइट करता है। दे बाइट टू डिफेंड देमसेल्व्स फॉर अ क्विक escape. They सेक डेलिबरेटली सेव्स वेनम फॉर द जेन्युइन प्रे। तो स्नेक को जब लगता है कि ये मेरा यूजुअल वो नहीं है, मैं यहां से भाग जाऊं और जहां पे अपना प्रे है वहां पे मैं अपना पॉइजन यूज करके काम करूंगा, तो इसीलिए स्नेक जनरली सुपरफिशियल बाइट देते हैं और जो वेनम है उसको कंप्लीटली इंजेक्ट नहीं करते हैं।
तो ऐसे को हम बोलते हैं सुपरफिशियल बाइट। इसीलिए क्योंकि ये सुपरफिशियल बाइट भी हो सकता है या फिर ये ड्राई बाइट हो सकता है, मतलब इन्वेनोमेशन नहीं है ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको स्नेक बाइट हो गया है तो आदमी को मतलब बहुत खतरनाक वाले सिम्टम आएंगे। तो सिम्टम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसके लिए हमको जिसको भी स्नेक काटता है उसको 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, इनकेस अगर उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे। और जहां पे अगर सिम्टम्स आना चालू हो गए तो हमको उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। और अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे तो हमको आदमी को 24 घंटे तक उसको रखना पड़ेगा। तो वहां पे कुछ चीजें मॉनिटर करनी पड़ेंगी, जैसे वाइटल्स हो गए, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, टेम्परेचर, फिर SpO2 का सेचुरेशन हो गया, फिर WBC काउंट में ल्यूकोसाइटोसिस तो नहीं हो रहा है। तो इसको हर घंटे चेक करना पड़ेगा। अगर हमने इसको 24 घंटे के मॉनिटरिंग में रखा है और कोई भी सिम्टम्स नहीं आया है तो हम उसको घर नहीं भेजेंगे, हम अगले 24 घंटे तक देखते रहेंगे और हर घंटे घंटे में उसके वाइटल्स और WBC काउंट जो है वो चेक करते रहेंगे। क्योंकि हेमाटोटॉक्सिक है तो वहां पे WBC के जो पैरामीटर्स है वो अबनॉर्मल देखने को मिलेंगे, और न्यूरोटॉक्सिक है तो जो प्रेडोमिनेंटली वाइटल्स है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। ऐसे ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिन आउटपुट, क्या कोई रेनल इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे GI इन्वॉल्वमेंट के लिए वोमिटिंग, डायरिया, लोकल स्वेलिंग, नेक्रोसिस, ये सारी चीजें। फिर आदमी को अब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, आर्टेरियल ब्लड गैस हो गया, ECG चेंजेस आ रहे हैं क्या, मस्कुलर पेन, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो स्नेक बाइट में आती है। ये सारे चीजें है कि नहीं उसके लिए हम फ्रीक्वेंटली घंटे घंटे में एसेस करते रहेंगे और रीएश्योर करते रहेंगे। और फिर जो अपना थर्ड टाइप का बाइट आता है वो आता है इन्वेनोमेशन, मतलब जो एक्चुअल बाइट है, जो है ट्रू बाइट। तो इसमें अगर जो कोलुब्रिड बाइट है, मतलब जो कोलुब्रिडे फैमिली के स्नेक्स है उसकी बाइट क्या रहती है, उसमें जनरली लोकलाइज्ड रहता है, ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, पेन रहता है, इडिमा रहता है, इरिदेमा रहता है, नमनेस मतलब झुंझुनापन रहता है, और ये जनरली 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, इतना लीदल नहीं होता है। और कुछ जो ऑब्वियस सिम्टम्स आते हैं, सेलिब्रेशन बढ़ जाता है, मेटालिक टेस्ट रहता है, हेडेक रहता है। तो इसमें आदमी की जनरली जो डेथ होने की चांसेस है वो कम रहती है, और सिम्टम्स भी जो है कंपेरेटिवली माइल्ड रहते हैं। किसमें, कोलुब्रिड बाइट में जनरली हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे इसमें, जैसे रैट स्नेक, माउंटेन स्नेक, पैरट स्नेक, ऐसे वाले जो है अगर वो ह्यूमन को बाइट भी करते हैं तो इतना लीदल नहीं है। जो इलेपिड बाइट है वो बहुत लीदल है ह्यूमन के लिए। तो जनरली जितने भी स्नेक बाइट से डेथ रिपोर्ट हुई वो जनरली इलेपिड या फिर वाइपरिडी फैमिली के बाइट से हुई है। तो इसमें जो लोकल इफेक्ट रहते हैं वो मिनिमल लोकल इफेक्ट रहते हैं, पेन, स्वेलिंग, ऊजिंग ऑफ द बाइट साइट, स्वेलिंग, गैंग्रेन। वहां से फिर अगर ज्यादा है और 2-3 दिन हो गए तो जो टिश्यू है वो गैंग्रेन होके, नेग्रोज होके, डेड होके वहां से फॉल स्मेल आना चालू होता है, और स्किन डेड हो जाता है। तो ये उसके कुछ लोकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और सिस्टमिक सिम्टम्स में न्यूरोटॉक्सिसिटी होता है, 15 से 90 मिनट में हमको उसके जो सिम्टम्स है वो दिखने चालू होते हैं। इसमें हम 2 डिफरेंट स्टेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है प्री पैरालाइटिक फेज, जहाँ पे पैरालिसिस नहीं हुआ है, वहाँ पे वोमिटिंग, टोसिस मतलब जो अपना आईलिड है वो गिरना चालू होता है, जो मसल में कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल नहीं रहता है, ब्लड विजन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, मायालजिया होता है, वर्टिगो, हाइपरसेलिवेशन, जो भी न्यूरोटॉक्सिक CNS रिलेटेड सिम्टम्स है वो आ रहे हैं। फिर आता है पैरालाइटिक स्टेज, जो एडवांस स्टेज है, जो सीवियर स्टेज है। यहाँ पे फ्लेसिड पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल्स जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, वो पैरालाइज हो जाते हैं। पैलेट, जॉ, टंग, वोकल कॉर्ड, नेक, प्रोग्रेसिव, ये सारे चीजें धीरे धीरे पैरालाइज होना चालू होती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना चालू होता है, आदमी धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाता है, रीनल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और यहाँ पे अगर उसको टाइम पे एंटी स्नेक वेनम नहीं मिलता है तो ये लीदल भी है। तो इलेपिड का जो बाइट है वो थोड़ा खतरनाक है हमारे लिए, तो हम इसको हमेशा ध्यान देकर ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। फिर जो है हमारा वाइपरिडे फैमिली वाला, उसमें जो लोकल सिम्टम है वो स्वेलिंग रहेगा, पेन रहेगा, टेंडरनेस रहेगा, ब्रूजिंग रहेगा, लिम्फेडेनोपैथी रहेगा। ब्रूजिंग मतलब क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ब्लड ऊज होके निकलना चालू होता है, क्योंकि ये हेमाटोटॉक्सिक है। तो जो हेमाटोटॉक्सिक या हेमाटोटॉक्सिक है उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो कोगुलेशन पाथवे है वो हैम्पर हो जाएगा, जिसकी वजह से आदमी को अनयूजुअल ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। फिर ऐसे ब्लिस्टर्स बनते हैं, रेज्ड इंटर कंपार्टमेंटल प्रेशर्स, लोकल मसल जो एरिया में रहते बाइट एरिया में वहां पे एकदम स्वेलिंग होकर फ्लूइड भर जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेज इंटर कंपार्टमेंटल प्रेशर। और फिर आता है सिस्टमिक इफेक्ट, जैसे हेमोस्टेटिक अबनॉर्मलिटीज हो जाना, हेमाचूरिया, जिंजिवाइल ब्लीडिंग, इपिस्टेक्सिस मतलब नाक से ब्लड आ जाना, हेमोप्टेसिस मतलब स्पुटम में ब्लड आना, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, ओरल ब्लीडिंग, जेनेटोयूरिट्रियल ब्लीडिंग। तो मतलब हर जगह से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, क्योंकि इसमें अपना कोगुलेशन पाथवे है वो कंप्रोमाइज हो जाता है, और आदमी को हाइपोटेंशन हो सकता है क्योंकि फ्लूइड एकदम से लीक आउट हो रहा है, कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है, और ECG के चेंजेस भी
नोट होते हैं इस केस में। किस केस में? वाइपर वाले केस में। तो फिर जो अपना चौथा है हाइड्रोपिडे फैमिली में, उसमें जो इसके लोकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, मिनिमल लोकल इफेक्ट होते हैं, पेनलेस वुंड्स रहता है जनरली, क्योंकि ये जनरली पानी में भी रहते हैं, तो जनरली जो लोकल चीजें में है वो पानी से जनरली धुल भी जाता है। और जो इसके सिस्टमिक इफेक्ट रहते हैं प्रॉपर अगर इन्वेनोमेशन है तो वहां पे मायल्जिया मतलब मसल पेन, टेंडरनेस इन मसल, रेब्डोमाइलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं और न्यूरोटॉक्सिसिटी भी साथ में देखने को मिलती है हाइड्रोपिड बाइट्स की। तो हम स्नेक बाइट का हम डायग्नोसिस कैसे करें? तो जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है उसमें क्या है कि जहां पे स्नेक बाइट हुई है उस एरिया में हमको 2 क्लियर फैंग्स के मार्क्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम स्नेक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा स्नेक है क्या है, तो एक तो क्या हो जाएगा, जो स्नेक बाइट है वो कंफर्म हो जाएगी, और दूसरा जो हमारा मैनेजमेंट है उसमें भी आसानी हो जाएगी कि कौन सा स्नेक था, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ईसीजी चेंजेस कितने आ रहे हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। फिर ब्लीडिंग है तो कोगुलेटिव रिलेटेड टेस्ट करेंगे, रेनल रिलेटेड टेस्ट करेंगे। तो जो भी चीजें हमको समझ में आ जाएगी कि स्नेक बाइट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसमें पहले आता है फर्स्ट एड मैनेजमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्नेक बाइट का फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में लिखिए, ऐसा आ सकता है। तो जो इसका पहला फर्स्ट एड मैनेजमेंट है उसमें हम सबसे पहला आता है वर्बल रीएश्योरेंस। तो मोस्ट बाइट्स आर नॉन वेनमस, नॉन लीदल। एक्सेसिव एंग्जाइटी हो जाती है जिसकी वजह से आदमी को न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। एक बार आदमी शॉक में चले गया तो ये फिर खतरनाक हो जाता है, तो न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। तो आदमी को रिएश्योर करना जरूरी है, उसको तसल्ली देनी पड़ेगी कि भाई ऐसा है, उसको बताना पड़ेगा साइंटिफिक तरीके से कि जो भी स्नेक बाइट है वो खतरनाक नहीं होती और हर स्नेक बाइट में आदमी मरता है, ऐसा नहीं होता है। उसको हमको पॉजिटिव वे में रिएश्योर करना पड़ेगा कि कोई नहीं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, टाइम पे पहुंच जाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये रिएश्योरेशन जरूरी है ताकि आदमी को एंग्जाइटी अटैक ना आए। दूसरे में आता है इमोबिलाइजेशन। जहां पे स्नेक बाइट हुआ है वो वाले एरिया में, जैसे लिम्ब में हो गया, मानो कि एक पैर में हुआ, तो पैर को हमको हिलाना डुलाना नहीं है। जितना पैर हिलेगा डुलेगा उतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा मतलब पॉइजन का जो है अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो इसीलिए हम उसको इमीडिएटली इमोबिलाइज कर देंगे। जनरली हम स्लिंग्स मतलब साइड से पट्टियां डाल के या फिर कुछ लकड़ी वकड़ी डाल के उसको एक ऐसा रिजिड सपोर्ट देके उसको हम बांध देंगे, या फिर स्प्लिंट लगाएंगे जो कास्ट रहता है वो। और उस लिम्स को, जैसे मैंने पाँव का एग्जांपल दिया था, उसको हम कंप्लीटली रेस्ट में डाल देंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं, नील मूवमेंट कर देंगे हम, बहुत ही कम मूवमेंट करेंगे। तो फिर जितने भी आदमी के पास ज्वेलरी है बिटंग एरिया में, जैसे टो में काटा तो उसमें कोई चांदी का ज्वेलरी डालता है, कोई कुछ डालता है, तो ऐसी चीजें हैं तो उसको हम निकाल देंगे। और वहां पे हम फर्म क्रीप बैंडेज डाल सकते हैं प्रोक्सिमल एरिया में, मगर ये फिर से कंट्रोवर्शियल है क्योंकि लोग जनरली इसको क्या करते थे ना, ये बॉडी में ना फैल जाए, इतना टाइट उसको मतलब बांध देते हैं कि फिर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस, गैंग्रेन, ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो अगर हम क्रिप बैंडेज बांधते भी है तो हमको फर्म बांधना चाहिए। फर्म को हम कैसे करेंगे, क्रिप बैंडेज बांधा है और ऐसे हम 1 या 2 फिंगर डालेंगे क्रिप बैंडेज के अंदर में, तो वो एकदम से बिना दर्द करे आराम से उसमें चले जाने चाहिए। तो उसका मतलब होता है फर्म से टाई है। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। और ऐसे में ताकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो मगर ब्लॉक ना हो, ताकि हमको थोड़ा ज्यादा टाइम मिले आदमी को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। तो ये चीजें हम कर सकते हैं, क्रिप बैंडेज डाल सकते हैं। लोकल कंप्रेशन ऑफ ऑन्ड इन वाइपर बाइट, क्योंकि वाइपर बाइट साइड से ही एकदम से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, तो हम उसको थोड़ा सा प्रेशर से दबाएंगे क्लीन क्लोथ से, या फिर अपने पास अगर कॉटन है या कोई बैंडेज है तो उससे उसको रख के थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ब्लीडिंग ना होती रहे। मेक श्योर ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस्ड बट नॉट ब्लॉक्ड। हाँ, ब्लड सप्लाई को हम थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे ताकि पॉइजन थोड़ा धीरे से बॉडी में फैले, कम ऑब्जॉर्ब हो, मगर उसको हम कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर हम कंप्लीटली ब्लॉक करेंगे तो जो अपना एक्सट्रीमिटीज है और जहां पे हमने टाई किया है, तो उसके बाद का जो भी एरिया है वो नेक्रोसिस या गैंग्रेन हो सकता है, तो बाद में एम्पुटेशन मतलब उसको काट के फेंकना पड़ सकता है। ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस रिपोर्ट हुई है, तो इसलिए इसको डिस्करेज किया जाता है। हाँ, अगर हम ट्रेंड है, हमको प्रॉपर नॉलेज है, तो हम उसको फर्मली टाई कर सकते हैं, नॉट टाइटली। अवॉइड बिवरेजेस लाइक कॉफी एंड अल्कोहल, कुछ भी बिवरेजेस नहीं लेना है। नील पर ओरल रखना है। हम कुछ भी फ्लूइड या ये लेंगे तो एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो पॉइजन रैपिडली अब्जॉर्ब होना चालू होता है। और कहीं कहीं ट्राइबल ग्रुप में ऐसा भी है कि कॉफी या अल्कोहल पियेंगे तो पॉइजन नलिफाई हो जाता है, ऐसा भी मानना है। ये सारे अनसाइंटिफिक क्लेम्स है, इस चीज को हमको नहीं मानना चाहिए। तो टर्निक्यूट इन प्रोक्सिमल एट बाइट साइड, टर्निक्यूट मतलब कुछ भी हम ऐसा टाइंग कर सकते हैं। तो
ये क्या है कि इसको भी आज के डेट में मना करते लोग, क्योंकि जनरली जो लोग टर्निकेट बांधते ना वो इतना टाइट बांधते थे कि ब्लड सप्लाई पूरा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से टर्मिनल टिश्यू नेक्रोज या गैंग्रीन हो जाता है। मगर हम अगर फर्म टर्निकेट बांध रहे हैं कि ब्लड सप्लाई थोड़ा बहुत रिड्यूस हो रहा है 15 से 20%, मगर पूरा ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो हाँ हम टर्निकेट को हल्का फुल्का यूज कर सकते हैं इन सच अ वे दैट कि जो टर्मिनल टिश्यू उसमें स्केमिया ना हो। हाउएवर लोग को इतना आइडिया नहीं रहता है, तो चीजें कॉम्प्लिकेट होके हॉस्पिटल में आती है, तो जनरली लोग इसको डिस्करेज ही करते हैं, क्योंकि लोगों को इसको प्रॉपरली करना में दिक्कत है। तो ऐसे में इंसिजन एंड सक्शंस करना, पहले पहले लोग इसको बहुत करते थे और इसको बहुत अच्छा बताते थे। आज के डेट में इसको नहीं बताते हैं कि इसको नहीं करना है, इसके ज्यादा नुकसान है कम फायदे हैं, क्योंकि एक बार जो ब्लड सर्कुलेशन में चले गए इंसाइज करके इतना नहीं आता। मगर कहीं कहीं ऑथरों ने बोला है कि हम 20 से 80% पॉइजन को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, मगर बहुत रिस्की है, लोग मल्टीपल इंसिजन दे देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा या फिर आगे जाके ब्लीडिंग होने का खतरा। अगर बाइपर की केसेज है और हमने वहां पे इंसिजन दे दिया तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे केसेज में आज के डेट में डॉक्टर्स इसको जनरली डिस्करेज करते हैं, और गाइडलाइन भी है जहां पे बोला है कि इंसिजन और सक्शंस जनरली यूज नहीं करते, इनका इतना फायदा नहीं होता जितना लोग क्लेम करते हैं। और फिर क्रायोथेरेपी प्रीवियसली हाईली रिकमेंडेड, बट आज के डेट में बोलते हैं कि इसका भी कोई इतना फायदा नहीं है, जैसे हम आइस लगाना या फिर बहुत ठंडी चीजें लगाना, ताकि सर्कुलेशन थोड़ा धीमा हो जाए और ब्लड पुअरली ऑब्जॉर्ब हो, ऐसा मानना था लोगों का। मगर इसके भी कोई ऑब्वियस फायदे अभी तक साइंटिफिक स्टडी ने रिपोर्टेड नहीं है क्लियर बेसिस पे, तो इसको भी इतना रिकमेंडेड नहीं है। लोग करते हैं, इतना कोई नहीं है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टाइम तक कोल्ड आइस ऐसे कंप्रेस करते रहेंगे तो इस टेम्परेचर चेंज की वजह से भी टिश्यू डैमेज होकर टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है। तो इसको भी हम आज के डेट में डिनाई करते हैं, खारिज करते हैं इस रिकमेंडेशन को भी। तो जो अपना दूसरा है वो आता है इलेक्ट्रिक शॉक। ये तो बहुत वाइडली प्रैक्टिस होता था पहले पहले, तो लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिक शॉक अगर हम मल्टीपल बार देंगे, 2-2 सेकंड के लिए 4-5 बार देंगे तो ये पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ऐसा लोगों का मानना था। मगर साइंटिफिक स्टडी ऐसा कोई भी नहीं है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन करके आदमी का जो पॉइजन लेवल है वो कम हो रहा है या फिर जो पॉइजन है वो फिर नलिफाई हो जा रहा है, ऐसा कहीं पे भी एविडेंसेस नहीं है, इसकी इफेक्टिवनेस भी नहीं है। तो आज के डेट में लोग इसको एकदम हाईली डिस्करेज करते हैं। हाउएवर कहीं एकदम विलेज एरिया में, रिमोट एरियाज में फिर भी आज भी ये चीज देखने को मिलती है। और हम कुछ ड्रग्स फर्स्ट एड के टाइम पे यूज कर सकते हैं। अगर बहुत सीवियर पेन है तो हम एनाल्जेसिक्स देंगे। तो जो एनएसएआइड है उनको हम जनरली नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाता है। मगर हम पैरासीटामोल फर्मली यूज कर सकते हैं, बाकी के एनएसएआइड को हम जनरली नहीं प्रेफर करेंगे। नार्कोटिक्स देंगे तो सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा, तो पैरासीटामोल ही एक सजेस्टेड है, क्योंकि स्नेक बाइट में ऑलरेडी सीएनएस टॉक्सिसिटी होती है। तो अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो हम खाली प्लेन पैरासीटामोल दे सकते हैं, बाकी कोई भी ड्रग हमको फर्स्ट एड में नहीं ज्यादा यूज करना है। अगर वोमिटिंग हो रही है तो एंटीमेटिक दे सकते हैं, और आदमी को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रख सकते हैं, ताकि जो इमेसिस हो रही है वो चॉकिंग ना हो जाए, एस्पिरेशन ना हो जाए, एस्पिरेशन निमोनिया ना हो जाए ऐसे। और एंटीबायोटिक देना है कि नहीं देना है ये आज भी कंट्रोवर्शियल है, कोई बोलते हैं देना है, कोई बोलते हैं नहीं देना है। मगर आज एक्सपर्ट बोलते हैं कि अगर उसको इन्फेक्शन की चांसेस नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है, तो हम वहां पे एंटीबायोटिक्स भी नहीं देंगे। फिर आता है टीटी को हाईली रिकमेंड करते हैं कि हाँ हम टेटानस टॉक्साइड का जो वैक्सीन है वो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट करके लिखी है मैंने कि किस किस चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टाइट टर्निकेट बांधते हैं उसको अवॉइड करना है, कॉटराइजेशन करना अवॉइड है, इलेक्ट्रोकॉर्टिसन करना अवॉइड है, डीप इंसिजन नहीं देना है, लोकल केमिकल जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, फिनॉल, इलेक्ट्रिक शॉक, क्रायोथेरेपी मतलब आइस थेरेपी, फिर कुछ भी हर्बल मेडिसिन जिसकी इफिकेसी प्रूवन नहीं है, या फिर जो फॉक प्रोसीजर है, कोई बोलेगा काटना पड़ेगा, कोई बोलेगा पीटना पड़ेगा, कुछ भी है, तो ये जो भी फॉक प्रोसीजर है इनको हाईली डिस्करेज करता है साइंस। आज के डेट में बोले इसका कोई भी एक क्लियर कट एविडेंस इफेक्टिवनेस या इसका जो आउटकम है वो नहीं है, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ये तो था फर्स्ट एड मेजर। तो अब मानो कि फर्स्ट एड मेजर देके हम ट्रांसपोर्ट करके आदमी को हॉस्पिटल में लेके चले गए, तो हम हॉस्पिटल में इन केसों को कैसे मैनेज करेंगे। तो पहला आता है हॉस्पिटल मेजर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले आता है कि अगर सिम्टम्स नहीं है तो आदमी को हम 24 घंटे तक मॉनिटर में रखेंगे, ठीक है। और वो टाइम पे हम स्नेक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्नेक है क्या है, ताकि हमको एंटीवेनम देने में आसानी हो।
फिर हम चीज़ों को मॉनिटर करते रहेंगे, 24 आवर तक रखना है, मतलब ऐसे ही लिटा के नहीं रखना है, चीज़ों को मॉनिटर करते रहना है हर घंटे में। वाइटल्स, WBC, रीनल पैरामीटर, हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर, कोगुलोपैथी रिलेटेड पैरामीटर्स, तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे ECG के साथ कि कोई चेंजेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और कभी कभी ये ECG चेंजेज ये एंजाइटी की वजह से भी आ सकते हैं, तो उसको भी हमको रूल आउट करना पड़ेगा, मल्टीपल एविडेंसेस निकालने पड़ेंगे। और अगर स्नेक बाइट ट्रू है और सिम्टम्स अकर हो गए तो वहां पे हमको फिर एंटी स्नेक वेनम थेरेपी देना पड़ेगा। तो जो एंटी स्नेक वेनम थेरेपी हम किसको दे सकते हैं? अगर प्रोलॉन्ग्ड रिकरिंग हाइपोटेंशन हो रहा है और आदमी को शॉक सिंड्रोम आ रहा है तो उसमें हमको एंटी स्नेक वेनम का इंडिकेशन है। प्रोनाउंस्ड ल्यूकोसाइटोसिस हो गया, WBC एकदम से बढ़ गया, प्रोटेक्टेड GI सिम्टम्स आ गए, डायरिया, वोमिटिंग, GI ब्लीडिंग, ये सारी चीजें होना चालू हो गई, मेटाबोलिक एसिडोसिस, फिर हेमोस्टेटिक डिस्टर्बेंसेज हो गए, या फिर CNS अबनॉर्मलिटीज देखने को मिल गई, न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिल गई, नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिल गई, या फिर ECG के बहुत सारे हैवी चेंजेस देखने को मिल गए, लोकल बाइटरी रीजन पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, आदमी को फिर ब्लीडिंग होना चालू हो गया। तो ऐसे सारे केसेस में हम एंटी स्नेक वेनम दे सकते हैं। और एंटी स्नेक वेनम का कोई वुमेन और चिल्ड्रन पे कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हाँ, अगर क्या बोलते हैं कि जो हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ जा रहे हैं तो हम वाइपर को सस्पेक्ट करेंगे और वहां पे एंटी स्नेक वेनम दे देंगे। और अगर CNS सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उसको न्यूरोटॉक्सिक सस्पेक्ट करके वहां पे एंटी स्नेक वेनम चालू कर देंगे। तो ये कुछ इंडिकेशन है एंटी स्नेक वेनम की। फिर आता है कि हमको एंटी स्नेक वेनम किस तरीके से देना चाहिए। तो इसको हम IV में देंगे, 2 ml पर मिनट के रेट में दे सकते हैं इन्फ्यूजन में, 5 से 10 ml आइसोटोनिक फ्लूइड पर kg के उसमें 2 ml एंटी स्नेक वेनम को हम डाइल्यूट कर देंगे एक पूरे सलाइन में और उसको हम कंटिन्यूअसली इन्फ्यूजन में रखेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे जो स्नेक बाइट है ये मान के चलो, और ये हमारा एंटीडोट है। जो स्नेक बाइट है, स्नेक बाइट में क्या होता है ना, जैसे जैसे वेनम बॉडी में फैलता रहता है तो वो सिम्टम्स दिखाना चालू होता है और सिम्टम्स बढ़ते ही जाते हैं, सिम्टम्स बढ़ते ही जाते हैं, ये सिम्टम्स बढ़ रहा है, सिम्टम बढ़ रहा है, सिम्टम बढ़ रहा है। तो ये एंटी स्नेक वेनम को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से धीरे 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 एंटी स्नेक वेनम को देंगे। तो ये क्या होगा, सिम्टम्स को कम करते रहेगा, कम करते रहेगा, कम करते रहेगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो आदमी एक नॉर्मलाइज रेंज में, फिर धीरे 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 ये सिम्टम्स फिर बढ़ते रहेंगे क्योंकि जैसे जैसे पॉइजन अपना काम करता रहेगा हम एंटी स्नेक वेनम को भी देते रहेंगे तो ये इसको नलिफाई करता रहेगा। तो ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल एंटीडोट जैसा ही है। हम इसको एंटीडोट तो नहीं बोल सकते एंटी स्नेक वेनम को, ये एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी में आता है, मगर वर्क ऐसे ही करता है। जो भी हमारे फिजियोलॉजिकली सिम्टम्स आ रहे हैं उसको इनकाउंटर करने का, उसको नलिफाई करने का काम करता है एंटी स्नेक वेनम। तो ये एक ऐसा मान के चलो ना कि एक रिएक्शन चल रहा है हमारी बॉडी में, एंटी जो स्नेक वेनम है वो कुछ चेंजेस लेके आ रहा है और जो एंटी स्नेक वेनम है उस चेंजेस को काउंटर कर दे रहा है, अपोज कर दे रहा है। तो इस तरीके से जो है एंटी स्नेक वेनम हमारे बॉडी में काम करते हैं। और जब मैं इमरजेंसी में काम कर रहा था तो वहां पे किसी किसी लोगों में तो 2 से 3 दिन तक भी हम कंटिन्यूअसली एंटी स्नेक वेनम को चलाते रहते थे अलॉन्ग विद द एट्रोपिन, क्योंकि कोलिनर्जिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ जाती है स्नेक बाइट में। तो एट्रोपिनाइजेशन भी साथ में चलता रहता है और एंटी स्नेक वेनम भी साथ में चलता रहता है। तो कितना सिम्टम्स है, सिम्टम्स का जो सिवियरिटी है वो कितना है, उसके हिसाब से हम इसका डोज डिसाइड करते हैं बेसिकली, और उसके हिसाब से जो है एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है। और ये मल्टीपल एंटी स्नेक वेनम यूज किए जाते हैं और जो जनरली इंडिया में मिलते हैं या फिर नेबरिंग कंट्रीज में मिलते हैं वो सारे पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम मिलते हैं और बाहर में मोनोवैलेंट भी है। और यहाँ पे जो पॉलीवैलेंट मतलब हर टाइप के स्नेक बाइट में वही टाइप के एंटी स्नेक वेनम यूज होते हैं और ये कंपैरेटिवली कॉस्टली भी रहता है। तो जनरली अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ऐसा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई में भी हमको देखने को मिलता है। तो इट शुड बी गिवन इफ द क्लियर इंडिकेशन इज देयर। अगर क्लियर इंडिकेशन नहीं है, कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं है और हम आदमी को एंटी स्नेक वेनम दे देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एंटी स्नेक वेनम की वजह से आदमी की तबियत और ज्यादा खराब हो जाए और एकदम लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तक पहुंच जाए। इन इंडिया पॉलीवैलेंट एंटी वेनम इज अवेलेबल टू ट्रीट द बिग 4 स्नेक्स। जो भी ये है हम इसको पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम ही देंगे। तो एंटी स्नेक वेनम जो है वो हमेशा IV में दिया जाता है, ये IM रूट से या ओरल रूट से नहीं दिया जाता है, या फिर लोकल टिश्यू में भी कभी नहीं दिया जाता है। तो जो लोकल टिश्यू में कुछ भी सिम्टम्स आएंगे उसको हम बाकी सपोर्टिव मैनेजमेंट करके मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उसको हम एंटी स्नेक वेनम देके नलिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ऑलवेज कंडक्ट इनिशियल टेस्ट, क्योंकि ये जनरली एंटीबॉडी के हिसाब से बनाया जाता है तो इसकी हाइपर सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों में। तो पहले इसको देने से पहले हम इसकी हाइपर सेंसिटिविटी टेस्टिंग करेंगे। 0.02 से लेके 0.03 ml 1:10 डाइल्यूट करके हम इसको स्किन में डाल के आधे घंटे तक छोड़ देंगे। अगर वहां पे
कोई भी इरिथेमा, पेप्यूल्स या कुछ स्किन रिएक्शंस नहीं हो रहा है, मतलब इसका हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है, तो फिर हम इसको आराम से दे सकते हैं। अगर हाइपर सेंसिटिविटी तो फिर हमको बाकी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो फिर हमको एंटी एलर्जिक ड्रग के साथ इसको चलाना पड़ेगा। वहाँ पे आईवी, एंटीहिस्टामिनिक्स ऐसा डाल देंगे अगर हाइपर सेंसिटिविटी केस है। अगर नहीं है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका कोई भी फिक्स्ड अपर डोज नहीं है, कभी कभी बहुत ज्यादा डोज भी लग जाता है, मगर ऑन एन एवरेज अगर ठीक ठाक स्नेक बाइट है और आदमी एकदम हेल्दी है, एकदम एडल्ट है, वयस्क इंडिविजुअल है, तो यूजुअली 7 से 10 भाइल में ट्रीट हो जाता है। कभी कभी 30 से 40 तक भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितना वेनम गया है, कौन सा स्नेक है, क्या स्नेक का कंसंट्रेशन क्या था, हाइबरनेट मोड से आया था, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करती है। ऑन एन एवरेज 7 से 10 भाइल में हो जाता है, कभी कभार ये बहुत ही ज्यादा भी हो सकता है। तो उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि सिम्टम आ रहे हैं और हम सिम्टम को न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। तो ये तो हो गया एंटी स्नेक वेनम का प्रोटोकॉल। फिर हमको कुछ एडिशनल मेजर्स इसके साथ, जो लोकल बाइट है उसको क्लीन करेंगे पोविडीन आयोडीन से। ब्लिस्टर्स है तो उसको भी हम क्लीन करेंगे और उसको छोड़ देंगे, हम उसको फोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे वो खुद से बर्स्ट होके हील होना चालू हो जाएगा। एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन देंगे अगर कुछ इन्फेक्शन के रिस्क के बाइट साइड बड़ा हो गया, लेसरेशंस हो गए, तो इन्फेक्शन का खतरा है, तो हम एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन को प्रीफर करेंगे यहाँ पे। और मैनेजमेंट ऑफ इंटर कंपार्टमेंटल सिंड्रोम, तो लोकल रीजन में जो एकदम स्वेलिंग हो जा रहा है उसको हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हाइपोटेंशन है तो वैसोप्रेसर्स देंगे, रीनल फेलियर है तो फ्लूइड्स देंगे, यूरिन अल्कलाइजेशन करेंगे क्योंकि एसिडोसिस हो जा रहा है। तो बाकी जो भी सिम्टम्स आते हैं वो सारे एंटी स्नेक वेनम केयर कर लेगा, जितने भी अपने कोलिनर्जिक सिम्टम्स है, मसल पेन, ये सारी चीजें, ये जैसे एंटी स्नेक वेनम आएगा तो वो इन चीजों को नलिफाई करना चालू कर देता है। अगर सीएनएस में दिक्कत है तो हम एट्रोपिन को यूज कर सकते हैं, या फिर कोलिनर्जिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा है तो हम एट्रोपिन को यूज करेंगे जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। रेस्पिरेटरी दिक्कत हो रही है तो O2 कर देंगे, एयरवे क्लियरेंस करेंगे। बाकी भी धीरे धीरे जो अपना एंटी स्नेक वेनम है ये उसको टेक केयर कर देगा। रेब्डोमाइलिसिस है तो हम फ्लूइड देंगे। इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स बढ़ा है, सीएनएस में दिक्कत हो रही है तो आईवी मैनेटॉल इन्फ्यूजन दे देंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन दे देंगे अल्कलाइन करने के लिए। तो ये सारे एडिशनल सपोर्टिव सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करके हम स्नेक बाइट को ट्रीट करते रहेंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि स्नेक बाइट को मैंने 1-2 इंजेक्शन दे दिया और वो ठीक हो गया, अभी आया और शाम को चले गया। जनरली जो स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट है वो 2-3 दिन तक, कभी कभी हफ्ते भर तक भी चल सकता है। तो हॉस्पिटल में आके ट्रीट करना या फिर फर्स्ट एड करना ये बहुत बोरसम है, टायरसम है, कम्प्लेक्स है, रिस्क है, बहुत कुछ है। तो हमेशा स्नेक बाइट से बचना ही बुद्धिमानी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। तो कुछ टिप्स है जहां पे हम स्नेक बाइट से खुद को बचा सकते हैं। जैसे स्नेक प्रोन एरिया है, झाड़ियां है, खेत है, घास फूस है और बहुत ज्यादा स्नेक्स मिलते हैं, ऐसे एरिया में जाते रहे या फिर रात को कहीं निकल रहे तो हम प्रोटेक्टिव गियर्स प्रॉपर पहन के जाना पड़ेगा। जैसे जूते, बूट्स है ना, गग्स, अच्छे कपड़े, प्रोटेक्टिव गियर्स पहन के निकलना पड़ेगा। रात को कहीं जाना है, उजाला नहीं है तो हमको प्रॉपर टॉर्च लेके जाना पड़ेगा। तो अगर हम रॉक में, लॉक्स में, बुशेज में काम कर रहे हैं तो वहां पे हमको चौकन्ना रह के काम करना पड़ेगा। पहले चेक कर लेना पड़ेगा कि वहां पे स्नेक्स है कि नहीं है, या फिर कोई और एनिमल्स लाइक स्कॉर्पियन, ये सारी चीजें। तो ये पर्सनल जो प्रोटेक्टिव चीजें हैं ये चीजें देखनी पड़ेंगी। तो फिर डेंस एरिया में, जंगलों में, झाड़ियों में काम कर रहे हैं तो वहां पे भी हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। घर के आसपास हमको स्नेक रिपेलेंट यूज कर सकते हैं, जैसे डीडीटी हो गया, नेप्थलीन, मतलब जिसको हम कपूर बोलते हैं, जो कपड़े में डालते हैं, व्हाइट नेप्थलीन बॉल आते हैं, वो भी जनरली स्नेक को रिपेल करते हैं। घर के चारों तरफ अगर इनको छिड़काव करते रहेंगे रेगुलरली तो स्नेक्स जनरली घर पे नहीं आते। जैसे हमने बोला कि कोबरा करे तो ये वाइपर जो है ये घरों में आ जाते हैं, ह्यूमन रेजिडेंस एरिया में आते हैं प्रे को पीछा करते करते, स्पेशली समर सीजन्स में, रेनी सीजन्स में। तो ऐसे टाइम पे हम इन स्नेक रिपेलेंट्स का यूज कर सकते हैं ताकि स्नेक्स घरों के अंदर ना आए। स्नेक गेट्स अट्रैक्टेड बाय वार्मथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ऐसे खुले मैदानों पे नहीं सोना चाहिए, रात को बाहर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो हमारे बॉडी का जो वार्मथ है उससे स्नेक अट्रैक्ट होते हैं। डू नॉट प्ले और जोक विथ स्नेक्स, कोई भी सांप दिख भी गया हमको तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, उसके साथ खेलना नहीं है, उसको इग्नोर करना है। राइट, डू नॉट हैंडल स्नेक्स, हमको ट्रेनिंग नहीं है, हम एक्सपर्ट नहीं है तो स्नेक के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है, उसको हैंडल करने की कोशिश नहीं करना है, ना इधर उसको मारने की कोशिश करना है, उसको छोड़ के उसको भगा देना है। डू नॉट कीप स्नेक एज ए पैट, राइट, अगर पॉइजनस हो या नॉन पॉइजनस हो तो हमको स्नेक को पैट की तरह पे नहीं रखना चाहिए। वैसे भी हिंदी में कहावत है कि सांप को पालना, राइट, तो पैट को पालना ही है तो हमारे पास और सारे एनिमल्स का ऑप्शंस है और स्नेक को हम पैट की तरह नहीं रखेंगे। अगर वेनमस स्नेक है तो फिर तो हम
एकदम से नहीं रखने की कोशिश करेंगे। डू नॉट स्लीप विदाउट प्रोटेक्शन। रात को अगर हमको बाहर सोना पड़ रहा है कहीं ग्राउंड में, फील्ड में या फिर कैंपिंग टेंट करके, तो हमको प्रॉपर मेजर्स लेके ही सोना पड़ेगा, प्रोटेक्शन मेजर लेके ही सोना पड़ेगा। और कोरल रीफ में जा रहे हैं, सी एरिया में जा रहे हैं या फिर हम समंदर में खेलने जा रहे हैं, ऐसा कोई कोरल एरिया, तो ऐसी चीजों को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि वहां पे कोरल स्नेक्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है। आगे भी हमारे पास और भी बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है, वो भी हम एग्जाम में लिख सकते हैं। तो जो प्रिवेंटिव मेजर है ये भी 5 मार्क्स में आ सकता है। तो आज हम इसको उल्टा रिवीजन करके लेके जाते हैं, चलो देखते हैं ना। तो जो प्रिवेंशन है 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एकदम से कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। और जो हम मैनेजमेंट की बातें कर रहे थे, सपोर्टिव और स्टेबलाइजेशन वाले मैनेजमेंट हो गई। और एंटी स्नेक वेनम पहले हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे और इसको हम इन्फ्यूजन में देते रहेंगे। कब तक देते रहेंगे? जब तक सिम्टम न्यूट्रलाइज होते रहेंगे। फिर हम वेट करेंगे, जैसे सिम्टम बढ़ेंगे फिर हम एंटी स्नेक वेनम देते रहेंगे। इस तरीके से हम चीजों को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, राइट। और अगर ऑब्वियस सिम्टम्स है और लेबोरेटरी चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वहां पे हम एंटी स्नेक वेनम यूज करते हैं। अगर हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट की बात करें तो पहले हमको आदमी को रीएश्योर करना चाहिए और उसके बाद रीएश्योर करने के बाद आदमी को इमोबिलाइज करेंगे हम। और जो जितने भी फॉक्स मेथड है, कॉफी देके ठीक होता है, अल्कोहल देके ठीक होता है, टर्निक्वेट बांधना हो गया, इंसिजन सक्शन, क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रिकल थेरेपी, इन सारे चीजों को हम अवॉइड करेंगे। अगर हम उनको यूज भी कर रहे हैं तो हम सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, फॉर्मली, ताकि इमोबिलाइज रहे, अब्जॉर्प्शन कम रहे, उस हिसाब से करेंगे। इफ वी आर एक्सपर्ट, नहीं है तो इन चीजों को अवॉइड करना है। और हमको ड्रग्स में पेन है तो पैरासीटामोल प्लेन देना है, बाकी कोई भी एनएसएआईडी या फिर ओपोइड एनाल्जेसिक हम नहीं दे सकते, उसके अपने ही साइड इफेक्ट्स है। वोमिटिंग है तो हम मेटोक्लोरोपामाइड जैसे एंटीमेटिक यूज कर सकते हैं और आदमी को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखेंगे। एंटीबायोटिक्स हमको फर्स्ट एड में नहीं देना है और टीटी इंजेक्शन लोग फिर भी उसको रिकमेंड करते हैं। तो ये सारी चीजें थी स्नेक बाइट में। तो हमने कुछ और चीजें देखी थी स्नेक्स के बारे में और आज हमने एकदम मैनेजमेंट के बारे में देखे। तो मेरे को लगता है कि ये जो अपना टॉपिक है स्नेक बाइट का एकदम से क्लियर हो गया है। तो इसके रिलेटेड जो भी नोट है वो नोट भी आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है तो उस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छा कॉन्साइज एग्जाम फ्रेंडली नोट बनाए हैं, तो वहां पे आपको ये नोट्स में मिल जाएंगे। और होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो। हैविंग सेड दैट, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और हम अगले क्लास में मिलेंगे एक अच्छा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए आप भी इसको पढ़िए, मेहनत करिए और जो अपना चैनल है उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करिए। सी यू इन दी अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।